साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अरस्तु से संबंधित उसके कथनों, उसके विचारों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में 384 ईसा पूर्व में। तो राज्य से संबंधित जो अरस्तु के कथन हैं वो इस प्रकार हैं साथियों। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। दूसरा, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का संगठन है। साथियों जहां भी क्वेश्चन हो कि राज्य क्या है, तो राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है। क्या है? संगठन है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को साथियों राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चौथा है, राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप किसने प्रदान किया? तो साथियों राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप अरस्तु ने प्रदान किया। इससे पहले राजनीति विज्ञान को नैतिक विज्ञान के तहत जोड़कर या सामाजिक विज्ञान के अन्य विज्ञानों के साथ जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया। अरस्तु कह रहे हैं राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य जीवन के अस्तित्व के लिए आया है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य नैतिकीकरण की इकाई है। अगर नैतिकता का पाठ कहीं सीखा जा सकता है तो वो राज्य के अंतर्गत ही सीखा जा सकता है। अरस्तु कह रहे हैं राज्य नैतिकीकरण की इकाई है। राज्य व्यक्ति और परिवारों का पूर्ववर्ती है। राज्य क्या है? व्यक्ति, व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद समाज, समाज के बाद राज्य। तो अरस्तु कह रहे हैं राज्य व्यक्ति और परिवारों का पूर्ववर्ती है। क्या है? पूर्ववर्ती है परिवारों का। फिर आगे साथियों, सरकारों के संबंध में सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन व वर्गीकरण किया। अरस्तु ने जो सरकारें थी उसमें की, तो अरस्तु ने 58 संविधानों का अध्ययन किया था। उसके बाद अरस्तु ने सरकारों के संबंध में सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन व वर्गीकरण किया था। इसके बाद राजनीति शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है। अरस्तु ने कहा राजनीति शास्त्र क्या है? सर्वोत्तम विज्ञान है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? राजनीतिक प्राणी। अरस्तु ने ही कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका अस्तित्व समाज में है। समाज के बाहर यदि किसी का अस्तित्व है तो वो या तो है देवता या है पशु। और इसी में आगे अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी के साथ साथ ये भी बताया है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम अरस्तु के परिवार संबंधी अंतर्गत, इससे पहले हमने अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया और अब हम अरस्तु के परिवार समाज संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तो अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है मनुष्य? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और इससे पहले राजनीतिक विचारों में अरस्तु ने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है। साथियों इसी प्रकार अरस्तु ने स्त्री, पुरुष, स्वामी तथा दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है। अरस्तु ने कहा है, अरस्तु ने यहाँ पे दास प्रथा का, दास व्यवस्था कह लीजिए, दास प्रथा कह लीजिए, उसका समर्थन किया है। अरस्तु ने परिवार को, उस परिवार को ही पूर्ण परिवार माना है जिसमें स्त्री, पुरुष, स्वामी व दास हो। तो अरस्तु ने कहा है कि स्त्री, पुरुष, स्वामी तथा दास के योग से जो समूह बनता है, जो समूह बनता है वह क्या है? वही परिवार है। स्त्री, पुरुष, स्वामी तथा दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है। अगले, परिवार नागरिकों की प्रथम पाठशाला है। जिस तरह हमारे यहाँ कहा जाता है कि परिवार हमारी प्रथम पाठशाला है, माँ बाप प्रथम गुरु हैं,
उसी प्रकार अरस्तु ने कहा है परिवार नागरिकों की प्रथम पाठशाला है। क्या है? नागरिकों की प्रथम पाठशाला है। मनुष्य का अस्तित्व समाज में है। अगला सेंटेंस है अरस्तु का, बहुत ही फेमस है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि मनुष्य का अस्तित्व समाज में है, समाज से बाहर यदि कोई है, यानी मनुष्य का अस्तित्व समाज में है, समाज से बाहर यदि कोई है तो वह या तो है देवता या है पशु। अरस्तु के कहने का तात्पर्य है मनुष्य का अस्तित्व समाज में ही है, यह समाज के बाहर किसी का अस्तित्व है तो वह या तो है देवता या है पशु। फिलहाल समाज के बाहर मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। ठीक है साथियों, इसी बात अरस्तु के आगे क्रांति संबंधी विचार हैं। अरस्तु ने क्रांति के संबंध में बड़ा ही स्पष्ट किया है कि संविधान सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति है। बहुत सटीक परिभाषा क्रांति की अरस्तु ने दी है कि संविधान सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति है। और अरस्तु ने क्रांति के 5 प्रकार बतलाए। कितने प्रकार बतलाए? 5 प्रकार बतलाए। तो साथियों, हमने अभी अरस्तु के परिवार समाज संबंधी विचारों का अध्ययन किया। तो क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्त्री पुरुष स्वामी तथा दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है। यानी परिवार क्या है? अरस्तु के शब्दों में स्त्री पुरुष स्वामी तथा दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है। परिवार नागरिकों की प्रथम पाठशाला है। मनुष्य का अस्तित्व समाज में है। यदि समाज के बाहर किसी का अस्तित्व है तो या तो है वो पशु या है देवता। फिलहाल वो मनुष्य नहीं होगा। मनुष्य का अस्तित्व सिर्फ समाज में ही है। क्रांति संबंधी विचार में अरस्तु ने कहा है संविधान सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु ने क्रांति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि संविधान सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है। और अरस्तु ने क्रांति के 5 प्रकार बतलाए हैं। तो साथियों, इसके बाद हम अध्ययन किया, फिर परिवार तथा समाज संबंधी विचारों का अध्ययन किया और अब हम अरस्तु के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। साथियों, अरस्तु को आगमनात्मक पद्धति का जनक माना जाता है। अरस्तु क्या है? जो आगमनात्मक पद्धति है उसका जनक है। अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का जनक है। साथियों, इसी के साथ लाइसियम नामक विद्यापीठ की स्थापना अरस्तु ने की थी। जिस प्रकार प्लेटो ने अकेडमी नामक विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उसी प्रकार लाइसियम नामक विद्यापीठ की स्थापना अरस्तु ने की थी। अगला है, अरस्तु ने अपने समय के प्रचलित 158 संविधानों का अध्ययन किया था। कितने? 158 संविधानों का अरस्तु ने अपने समय के प्रचलित या विभिन्न देशों में जो प्रचलित थे 158 संविधानों का अरस्तु ने अध्ययन किया था। कितने? 158 संविधानों का अध्ययन किया था। साथियों, अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु माना जाता है। ये कहीं क्वेश्चन आए बुद्धिमानों का गुरु कौन है, तो निसंकोच अरस्तु ही बुद्धिमानों का गुरु है। तो अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु माना जाता है। आनुपातिक समानता। साथियों, अरस्तु ने आनुपातिक समानता का प्रतिपादन किया। उसने समानों के साथ समानों का व्यवहार की व्यवस्था दी है कि अरस्तु ने आनुपातिक समानता की समानों के साथ ही समान व्यवहार किया जाना चाहिए, असमानों के साथ असमान व्यवहार। तो आनुपातिक जो समानता का प्रतिपादन किया है वो साथियों अरस्तु ने किया है। विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। साथियों, जो विधि की बात कही है अरस्तु ने, तो विधि ने कहा है विधि जो है वो सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। क्या है? विवेक है, मुक्त विवेक है। और इसी प्रकार अगला है तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। साथियों, किसी भी विषय के अध्ययन के लिए अरस्तु ने सर्वप्रथम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो साथियों, अरस्तु के अन्य विचारों में जो विचार है वो है अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का जनक है। क्या है? अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का जनक है। इसी प्रकार लाइसियम नामक विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो साथियों, लाइसियम नामक विद्यापीठ की स्थापना अरस्तु ने की।
अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। तो कितने संविधानों का अध्ययन किया? अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। और अरस्तु को क्या माना जाता है? अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु भी माना जाता है। क्या माना जाता है अरस्तु को? अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु माना जाता है। और आनुपातिक समानता, साथियों, आनुपातिक समानता का प्रतिपादन अरस्तु ने सर्वप्रथम किया। और विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। विधि क्या है? विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। इसी प्रकार तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो साथियों, कहीं भी अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो निसंकोच तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया है। तो साथियों, इसके बाद हम अरस्तु की प्रमुख अध्ययन पद्धतियां और उसकी रचनाओं का अध्ययन करें। अरस्तु के परिवार तथा समाज संबंधी विचारों का अध्ययन किया। उसके बाद अरस्तु के अन्य विचारों का अध्ययन किया। और अब हम अरस्तु की प्रमुख अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, अरस्तु ने 5 प्रमुख पद्धतियों को अपनाया अपने अध्ययन के लिए। इसमें सर्वप्रथम आगमनात्मक पद्धति को, अरस्तु की जो प्रमुख पद्धतियां अध्ययन की उनमें सर्वप्रथम है आगमनात्मक पद्धति, नंबर 2 विश्लेषणात्मक पद्धति, नंबर 3 ऐतिहासिक पद्धति, 4 तुलनात्मक पद्धति और 5 वैज्ञानिक पद्धति। इसीलिए साथियों, अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो अरस्तु की जो प्रमुख अध्ययन पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं आगमनात्मक पद्धति नंबर 1, नंबर 2 विश्लेषणात्मक पद्धति, नंबर 3 ऐतिहासिक पद्धति और नंबर 4 तुलनात्मक पद्धति और नंबर 5 वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन की नंबर 1 आगमनात्मक पद्धति, नंबर 2 अध्ययन की विश्लेषणात्मक पद्धति, नंबर 3 अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति और नंबर 4 अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति और नंबर 5 अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति। इसके बाद नंबर आता है अरस्तु की रचनाओं का। तो साथियों, जो अरस्तु की रचनाएं हैं वो नंबर 1 एथिक्स, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स रचना ने अरस्तु को अमर बना दिया। साथियों, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है अरस्तु की वो पॉलिटिक्स ही है। और अरस्तु की अगली रचना एथेंस का संविधान, आन किंगरशिप और कंसर्निंग कॉलोनीज। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन जो अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है पॉलिटिक्स। साथियों, आज हमारे इसी के साथ अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ, अरस्तु के विचार, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, परिवार संबंधी विचार, अन्य विचार और अध्ययन की प्रमुख पद्धतियाँ व रचनाओं के साथ अरस्तु का चैप्टर पूरा होता है। तो साथियों, इसी के साथ